नमस्कार सत श्रीकाल जी, तुसीं देख रहे हो देश तो विदेश। मैं रिकी डोगरा एक बार फिर इस मंच के उपर हाजिर हाँ, क्योंकि साडी कोशिश रहिंदी है कि जिहड़े बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जिन्हां दे परिवार जिहड़े ने अपने बच्चों के लिए बाहरली कंट्रियां के सुपने देखते हैं, ताकि साडे बच्चे अच्छी कंट्री जाके सैटल हो सकन और परिवार का सहारा बन सकन। उन्होंने बच्चों लिए, उन्होंने परिवार लिए ये शो लेके आने आप हर बारी कोशिश करती है कि तुहानूं नवे कंसलटेंट नाल मिलाया जाए, क्योंकि जिहड़े आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब नाल साडी कोशिश रहिंदी है कि जिन्होंने जिन्ना तजर्बा हैगा है उन्होंने तुहाडे सामने लिजाया जाए, ताकि तुसीं अपने बच्चों का प्रोफाइल है उन्होंने डिस्कस कर सको तो अपने बच्चे के लिए जिहड़ी कंट्री उन्होंने सूटेबल है उत्थे तुसीं अप्लाई कर सको। एक बार फिर आप सद्दा दिता जी इत्थों शिवानी कपूर जी, जो कि वीज़ा विनर इमीग्रेशन तो ने, आप इन्हां दा स्वागत करते हैं। उस तो बाद जी है गलबात का सिलसिला शुरू करांगे। बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां ने अज इस शो दे विच पुछणियां ने, तो सब तो पहले उन्हां दा स्वागत करते हैं। मैडम स्वागत है जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार शिवानी मैम, वैसे तो मैं मेरी कोशिश रहिंदी है कि इस मंच के उपर जिहड़ा भी कंसलटेंट असीं लेके आईए उन्होंने प्रॉपर जिहड़ा जे है किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो जवाब दे सके बेसिकली, क्योंकि बच्चों के और बच्चे के परिवारों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ने। जो बच्चा +2 कर लेंदा उस तो बाद परिवार सोचना शुरू कर दिंदा है कि हुण आपां किहड़ी कंट्री जिहड़ी है डिसाइड करिए। कंट्रियां बहुत सारियां ने, यूके भी है, कैनेडा भी है, USA भी है, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहुत सारी कंट्री जिहड़ियां स्टूडेंट का वेलकम करदियां ने। लेकिन खास करके मैं इधर दी एरिए की गल करा तो इत्थे जिहड़े हैं लोग पंजाबी होने करके, या फिर आप कह सकते हैं कि हरियाणा या हिमाचल JNK तो होने करके लोग कैनेडा नूं जिहड़ा जे है सब ते उपर लेके चलते हैं कि असीं जे बच्चा भेजांगे तो कैनेडा भेजांगे। लेकिन भेजण दे तरीके जिहड़े ने वो कई डिफरेंट होंदे ने। जिवें कि तुसीं तां सिर्फ स्टडी वीज़ा जिहड़ा जे तुसीं स्टडी वीज़ा दी डील कर रहे हो अज दी डेट 'च, ते जम्मू तुहाडा ऑफिस है एक, ते एक चंडीगढ़ सैक्टर 32 दे विच 32 सैक्टर दे विच वीज़ा विनर दे ऑफिस जिहड़े डिस्पले हो रहे हैं स्क्रीन के उपर, तुसीं ये नोट कर लेना। नंबर जो डिस्पले हो रहा है वो तुसीं कॉल करनी है और अपने जो क्वेश्चन ने वो इन्हां तो तुसीं फोन के राही भी पूछ सकते हो। मैम हुण सब तो मेजर कारण क्या होंदा, कई बार बच्चा जो +2 करके निकलता उन्होंने ये नहीं पता होंदा, सिर्फ उन्हें आईलैट्स की होंदी है, 6 6.5 बैंड लिते होंगे ने, उस तो बाद उन्होंने अपने कैरियर का नहीं पता होंदा, क्योंकि जब तक वो सलाह मतलब +2 एक कह सकते आप उन्नी समझ नहीं होंदी जिन्ना कि अपने परिवार को बच्चा समझा सकता है। उन्ना के समझा के वो कहते कि असीं फलाने कंसलटेंट को अप्लाई कर देना, नेड़े है साडे, असीं दूर नहीं जाना, नेड़े जिहड़ा है उत्थे उन्हें अपने डॉक्यूमेंट पकड़ा देने हैं, 6 6.5 बैंड होणगे, अच्छे नंबर होणगे, वो पकड़ा के अपने घरे आ जाएंगे, फिर वेट करनगे कि सानू कॉल आएगी जी तुहाडा वीज़ा आ गया कि नहीं आ गया, क्या चांसेस बने हैं। इस चक्कर च होंदा क्या है कि जिहड़े एक्सपर्ट होंदे ने वो तो वीज़ा लेके दे दिंदे ने, लेकिन जिहड़े एक्सपर्ट नहीं होंदे कंसलटेंट, जिन्होंने सिर्फ पैसों तक मतलब होंदा है, बच्चे के फ्यूचर नाल या बच्चे के परिवार नाल कोई मतलब नहीं होंदा, वो जिहड़ा जे है रिफ्यूजल लेके हाथ च पकड़ा देंदे ने। और कई बार तो मैं देखदा हुंदा कि एक नहीं 5 रिफ्यूजलां भी वो बच्चे नूं दसदे ही नहीं, रीअपलाई करके जब तक 4-5 रिफ्यूजलां नहीं होंदियां उदों तक जिहड़ा जे वो पिछे नहीं हटदे। हुण तुसीं तां ऑलरेडी रिफ्यूजल दे एक्सपर्ट हो, मतलब मैं लगदा कि तुहाडे कोल जिन्ने भी बच्चे आंदे होने वो बिना रिफ्यूजल तो चांसेस किन्ने की चांसेस होंदे ने कि जिहड़े बिना रिफ्यूजल दे बच्चे तुहाडे कोल आंदे ने? हमारे पास 80% जो क्लाइंट्स हैं वो तो रिफ्यूज़ल वाले ही आते हैं। 20% क्लाइंट्स होते हैं जो जर्नली फ्रेश होते हैं, क्योंकि आज की डेट में पंजाब में बच्चों को यही लगता है कि हम अपने बिल्कुल पास वाले कंसल्टेंट के पास जाएं, कोई बठिंडा से या बरनाला से है तो वो नियर बाय का ही कंसल्टेंट ढूंढता है। हाँ, अगर उनका केस रिफ्यूज़ हो जाता है फिर उनको ज़रूर हमारी याद आती है, या उनको कहीं से हमारा रेफरेंस मिलता है, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट होती है तो उस करके होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि हुंदा क्या है बेसिकली जदों भी तुसीं अप्लाई करना हुंदा है इन वीडियो तुसीं ये नहीं देखते कि किहड़ा बंदा एक्सपर्ट हैगा, उहदी आप दी एजुकेशन किन्नी है, किन्ना देर उन्होंने काम करदे नूं हो गया। क्योंकि इंडिया दे विच आपां कह सकते हैं इमीग्रेशन का काम करना एक बिजनेस है बेसिकली। एक्सपर्ट लोग जिहड़े ने वो तुहानूं इहदे च घੱਟ मिलणगे, जे मिलणगे तां वो चंडीगढ़ वर्गे शहरां दे विच बैठे हुंदे ने। क्योंकि और तुसीं जदों बठिंडे तो आना हुंदा किसी बंदे ने, उहनूं ये लगदा कि मैं 300 किलोमीटर दूर जिहड़ा जिहा 250-300 किलोमीटर दूर है, सारा दिन खत्म होएगा, इस झंझट 'च नहीं पैना, आपां जिहड़ा नेड़े हैगा उहनूं ही डॉक्यूमेंट दे के आपां वीज़ा जिहड़ा अप्लाई कर लईए। लेकिन इस गलती का जिहड़ा खामियाजा है परिवार नूं वो भुगतना पैंदा रिफ्यूजलां दे राही। तुहाडा जिन्ना कि तजुर्बा हैगा, तुसीं मैक्सीमम किन्नी देर दा मतलब किन्नी रिफ्यूजलां तो बाद जिहड़ा बच्चे दा वीज़ा लेके दित्ता होया आज दी डेट 'च? आज की डेट में हमारे 6 मैक्सिमम रिफ्यूज़ल वाले का तो वीज़ा आया है, और अभी हमारे 2-3 दिन पहले एक बच्चे का वीज़ा आया, उसकी 5 कनाडा की स्टडी वीज़ा की रिफ्यूज़ल थी। तो हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे सारी फोटोज़ और वीडियोज़ हैं, तो अगर किसी बच्चे को रेफरेंस के लिए चाहिए तो वो वहाँ से भी देख सकता है। जर्नली बच्चों का जो रिफ्यूज़ल आता है उसका
मेन कारण यही होता है कि बच्चे के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, या किसी भी कंसल्टेंट ने उसे कुछ भी बोला और वो उन्हीं की बात सुन के अप्लाई कर लेता है। बच्चे आज की डेट में काफ़ी हद तक रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको ये लग रहा है कि कंसल्टेंट दूर है, जैसे हम लोगों का ऑफिस चंडीगढ़ में है, तो अगर आप चंडीगढ़ तक नहीं आ सकते तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास दुबई के क्लाइंट्स हैं, हमारे पास बॉम्बे के क्लाइंट्स हैं, मेरे पास वेस्ट बंगाल के क्लाइंट्स हैं। वो सब तो इतनी दूर नहीं आएंगे, पंजाब तो फिर पास है, 200 300 400 किलोमीटर की बात है। लेकिन कितने क्लाइंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जो कि बॉम्बे से हैं, हमारी उनसे भी बात चलती है, वो लोग भी हमारे को फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे हम लोग अवेलेबल होते हैं, व्हाट्सएप पे भी होते हैं, एंड साथ में अगर बोलो तो जूम कॉल भी अवेलेबल हो जाती है। तो हमारा स्टाफ गाइड कर देता है। हम लोग जर्नली केस तभी एक्सेप्ट करते हैं, तभी लेते हैं जब हमें लगता है कि उसके वीज़ा निकलने के चांस हैं, अदरवाइज़ हम लोग बिल्कुल मना कर देते हैं, और जिस तरह की हमारी गाइडेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हम उन्हें गाइड कर देते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ बेसिकली? देखिए, जो कनाडा का रिफ्यूज़ल है, क्योंकि जर्नली क्या होता है कि कैनेडियन एम्बेसी जो है वो अपना रिफ्यूज़ल जो लिखती है, वो रिफ्यूज़ल लेटर पे लिखती ही है कि आप कनाडा से वापस नहीं आओगे, या फिर आप वहाँ पे जाके एस्टैब्लिश नहीं हो सकते। उनका फॉर्मेट ही वैसा है। जर्नल रीज़न अगर हमें निकलवाना है तो हमें केप्स नोट्स बच्चे के निकलवाने पड़ते हैं, जिसमें मेन रीज़न लिखा होता है तो क्या बच्चे का रिफ्यूज़ल का कारण क्या था, क्या उसका स्कोर कम था, क्या उसका आइल्स कम था, या फिर उसका प्रोग्राम गलत था, क्या था। कारण कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल कारण बहुत कम होता है। जर्नली क्या होता है कि जब भी बच्चा रिफ्यूज़ होता है तो एजेंट्स उनको बोल देते हैं कि आप CA रिपोर्ट लगा दो, आप अपने फंड्स ज़्यादा बढ़ा दो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे को ऐसा नहीं लगता कि ये कारण है। आप स्टडी करने जा रहे हो, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपका मेन कारण पढ़ाई ही है। यानी कि अगर आपको वीज़ा नहीं मिला तो आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं गलती है, या पढ़ाई में कहीं ना कहीं कोई एम्बेसी को डाउट है, तो उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ किया होगा। फंड्स तो आप चाहे 40 लाख भी दिखा दोगे तो भी उसके बाद भी वीज़ा नहीं लगता। अगर आपके मार्क्स ही 35% है तो आप 50 लाख दिखाओ, 30 लाख दिखाओ, वीज़ा आना तो भी मुश्किल है। तो फंड से आपका वीज़ा नहीं होता। मतलब ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪलाई करना चाहिए या फिर अपनी जो आइलेट्स है वो सुधारनी चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर आपके एक मॉड्यूल में भी 5.5 बैंड है तो आपको बिल्कुल भी कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। न्यूज़ में बहुत आता है कि 5.5 कनाडा ने लेने शुरू कर दिए हैं, ये हो रहा है, 2 में भी 5.5 चल जाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करना, कनाडा 5.5 बैंड उसने कभी भी बंद नहीं किए, वो हमेशा से ही 5.5 बैंड पे फाइल ले लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ मतलब बैंड बढ़ा के मंगानी चाहिए? देखिए, 5.5 बैंड पे ऑफ़र लेटर लेना बहुत आसान है। आपको किसी भी कॉलेज की ऑफ़र लेटर मिल जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है। मैक्सिमम कॉलेज जो है वो ऑफ़र दे देते हैं, लेकिन ऑफ़र आने का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा आ जाएगा। मेरे मुताबिक आपको 5.5 बैंड पे बिल्कुल भी फ़ाइल नहीं लगानी चाहिए, चाहे आपने 2 बार आइल्स किया, 3 बार आइल्स किया है और आपका आइल्स क्लियर नहीं हो रहा। अब तो आप PTE भी कर सकते हो, आप PTE कर लो, लेकिन अगर एक में 5.5 पे अगर आप अपनी फ़ाइल लगाते हो तो 90% चांस हैं कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा, और आपने वो रिफ्यूज़ल
रिफ्यूज़ल क्यों लेनी है। आपको कोई अगर मना नहीं कर रहा है सामने का एजेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा लग जाएगा। आप 4-5 कंसल्टेंट से पूछिए, काफ़ी एजेंट्स हैं जो आज की डेट में 5.5 पे मना करते हैं। अच्छे एजेंट्स तो मना करते ही हैं ऑफ कोर्स। तो आप अपनी फाइल को ख़राब मत करो, क्योंकि कनाडा के पास 6.5 बैंड वाला बच्चा ही इतना है, तो वो 5.5 बैंड वाले बच्चे को क्यों देगा। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ YouTube ਔਰ Facebook ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ 6 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी बच्चे को अगर उसका रिफ्यूज़ल आया है तो पहले तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार अपनी फ़ाइल असेस कराएं, अपनी फ़ाइल चेक कराएं, हमसे करवाएं या और भी जो भी उनको अच्छे कंसल्टेंट्स लगते हैं जहाँ उनको लगता है उनका वीज़ा निकल सकता है, एक बार अपनी फ़ाइल ज़रूर चेक कराएं। रिफ्यूज़ल केसेस के वीज़ा लग जाते हैं, आपको रिफ्यूज़ल का कारण पहले पता करना पड़ता है कि कारण क्या है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है बार बार। किसी का 1 बार हुआ है, किसी का 2 बार हुआ है। कारण देखो, आइल्स एक कारण बहुत बड़ा है कि आपने 5.5 पे फाइल लगा दी, रिफ्यूज़ होना ही था। 90 से 95% चांस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। दूसरा कारण आप अपना ये देख सकते हो कि आपके 12वीं में या आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, कितने % नंबर थे आपके, 40%, 50%, 60%, 70%। अगर तो किसी के कम नंबर हैं तो उसका केस अलग तरीके से होगा। अगर किसी के 80-90% और तो भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो देखना पड़ेगा कि उसकी फ़ाइल में क्या कोई गलती तो नहीं हुई है जो उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्योंकि नॉर्मली 70-80% वाले बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता अगर उसका कोर्स ठीक है, अगर उसका आइल्स ठीक है, अगर उसकी फ़ाइल अच्छे से बनी हुई है। तो हाँ, अगर किसी के कम परसेंटेज है तो वो एक कारण है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। कम परसेंटेज वाले के लिए फिर फाइल पे बहुत मेहनत करके उसको चेक करना पड़ता है कि उसको आप जस्टिफाई कैसे करोगे। कम नंबर आए हैं लेकिन क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कितनी देर हो गई, मतलब आपके मार्क्स कितने कम हैं, क्या एक सब्जेक्ट में कम है या हर सब्जेक्ट में ही कम है। तो कुछ कारण और चीज़ें होती हैं जो हमें असेस करनी पड़ती है बच्चे को गाइड करने से पहले। जी बिल्कुल, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि कੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ +2 ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਹਾਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਇਨਟੇਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, क्योंकि सीटां ਤਾਂ उन्हीं की हैगी लिमिटेड हैगी ने। की कहना चाहोगे उन्होंने परिवारों को? देखिए, जितना भी बच्चे का वीज़ा, अगर किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ है या फिर अगर रिफ्यूज़ नहीं है, फ्रेश केस भी है, बच्चा जर्नली ये बोलता है कि मैम मुझे तो जो आने वाला इंटेक है, चाहे वो सितंबर है, चाहे मई है, चाहे जनवरी है, मुझे वही चाहिए। अगर आप जल्दीबाजी करोगे कि मुझे जल्दी वाला इनटेक चाहिए और अगर आपके लिए वो कोर्स रेलेवेंट नहीं है, जैसे आपका आप बिज़नेस के हो, आपको बिज़नेस कोर्स में जाना है लेकिन हमारे पास वो कोर्स ही अवेलेबल नहीं है पास वाले इनटेक में, तो जहाँ पे आपका
आप थोड़ी देर के लिए वेट कर सकते हो, आप अगले इनटेक में सीट ले लो, लेकिन आपका कोर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए। 2-3 महीने वेट करने से कुछ नहीं है, आप फाइल पहले डाल दो, आपका वीज़ा पहले आ जाएगा, आप 2-3 महीने अपने माँ बाप के साथ रह सकते हो यहाँ पे, वीज़ा आने के बाद भी आप रुक सकते हो। लेकिन जल्दबाजी करना कि मुझे अभी वाला इनटेक ही चाहिए, मुझे आगे के इनटेक में नहीं जाना, उससे क्या होता है कि आपका ही अल्टीमेटली नुकसान होता है। आपका वीज़ा लगना चाहिए, आप कनाडा पहुँचने चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये कि आपने 2 महीने में फाइल लगानी है या 1 महीने में फाइल लगानी है। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ +2 ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ 6.5 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, 6 6.5 ਬੈਂਡ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 6.5 ਸਾਡੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ कि कितने नंबर हैगे ने। हाँ, 10वीं और 12वीं के नंबर भी तो देखने हैं। वो तुसी उन्हां नूं की कहना चाहोगे कि नंबर पहले एक बारी अपने कैलकुलेट कर लें? बिल्कुल, आप नंबर कैलकुलेट करो, और ऐसा नहीं है कि अगर आपके 40 या 45% नंबर है या 50% नंबर है तो वीज़ा नहीं लग सकता। हमें 10वीं के भी नंबर देखने हैं, हमें 12वीं के भी नंबर देखने हैं। कुछ बच्चों के 10वीं में बहुत अच्छे होते हैं और लेकिन सिर्फ 12वीं में ख़राब होते हैं, कुछ के 12वीं में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन 10वीं में ख़राब होते हैं, तो हमें दोनों के नंबर देखने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे के सारे नंबर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मैथ में नंबर बड़े ख़राब होते हैं, 33, 35, 34, 36 ऐसे नंबर होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन बच्चों का वीज़ा नहीं लग सकता, उन बच्चों का बिल्कुल वीज़ा लग सकता है, लेकिन उस केस में हमें देखना पड़ता है कि बच्चे को किस कोर्स में भेजना है, किस कॉलेज में भेजना है, कहाँ पे वीज़ा लग सकता है। पहली बात तो हम प्राइवेट कॉलेज बच्चों को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, हम यही कहते हैं कि आपने जब भी फाइल लगानी है 6 बैंड के साथ लगाओ और गवर्नमेंट कॉलेज में लगाओ, क्योंकि अगर आप कनाडा जा रहे हो तो आप कुछ काम भी करोगे, आप अपनी डेली का जो खर्चा है वो तो निकालोगे, और वो तभी निकलेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, फिर आप घर से कितना पैसा मंगाओगे, आपका GIC भी आहिस्ता आहिस्ता खर्च हो जाएगा। आपने फीस चलो 1 साल की भरी है लेकिन अगले साल भी तो कुछ करना है, बाद में आपने PR भी लेनी है, तो प्राइवेट कॉलेज जो है एक नुकसान की बात है। कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमें सिर्फ पहुंचा दो, हम वहाँ जाके देख लेंगे, वहाँ जाके देखना भी इतना सौखा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी अब बहुत बच्चा जा चुके हैं। तो आप ये भी देखिए कि वहाँ पे जाके आपने अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है। यहीं से अगर आप अपने पैर पक्के करके जाओगे तो वहाँ जाके आपके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए सर्वाइव करना आसान होगा और आप अपने घर वालों को परेशान नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। ਹੁਣ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 6 6.5 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 80-85% ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ? हम लोग नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं कहती हूँ अगर आपको 1 साल का भी कोर्स मिल रहा है आप निश्चिंत होकर जा सकते हो। 1 साल के कोर्स में कोई तंग नहीं होएगा बच्चा, बिल्कुल तंग नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर 12वीं का बच्चा है वो भी तंग नहीं होगा, अगर ग्रेजुएशन का बच्चा है वो भी तंग नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी ही 1 साल के कोर्स की होती है, आपकी 2 साल के कोर्स की एलिजिबिलिटी ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा डाला गया है कि आप 2 साल का कोर्स करोगे तभी आपको PR मिलेगी, तभी आप PR लोगे, तो बच्चे के दिमाग में वही चल रहा है, क्योंकि ये सालों से यही चली जा रहा है कि 2 साल का कोर्स मिनिमम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमें कनाडा जाके दिक्कत आएगी। कनाडा जाके दिक्कत नहीं आएगी, आप कनाडा जाके दूसरे साल का कोर्स आराम से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको बस प्राइवेट कॉलेज को थोड़ा अवॉइड करो, प्राइवेट कॉलेज में मत जाओ, वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। 1 साल के कोर्स में, 2 साल के कोर्स में, 3 साल के कोर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई आपकी ठीक होनी चाहिए, कोर्स आपका ठीक होना चाहिए, कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, आगे चल के वो कोर्स आपको बेनिफिट देने वाला होना चाहिए। अब वो बात नहीं रही कि हमें कनाडा पहुंचा दो हम सेटल हो जाएंगे, आपके कोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ तो बाद में करना ही है वहाँ पे इतना बच्चा जा रहा है, काम तो आपने करना ही है, उसी फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ कोर्स है। बिल्कुल, आप उसी फील्ड में करोगे, आप अपने आप को वहाँ पे एस्टैब्लिश करोगे। कम से कम माँ बाप को, जो उन्होंने आपके पैसे 20-22 लाख आप पे लगाया है, आप 1 साल 2 साल निकालने के बाद उनको कुछ रिटर्न कर पाओगे, और अगर रिटर्न नहीं भी कर पाओगे तो एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकाल ही पाओगे, अपने आप को तो स्टेबल कर ही लोगे, क्योंकि वहाँ जाके आपको बहुत मेहनत करनी होती है।
होती है। यहाँ से बहुत अच्छा लगता है कि हम कनाडा जा रहे हैं, लेकिन जो कनाडा में है उनसे भी अगर आप पूछो तो वहाँ पे मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि आपने कनाडा का वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा या न्यूज़ कहीं का वीज़ा लगाना ही है, बच्चे को 7वीं 8वीं में ही पता चल जाता है कि मैंने तो बाहर जाना है, वो वहीं से प्लानिंग स्टार्ट वहीं से प्लानिंग स्टार्ट है, वहीं से वो अपने सपने बनाने लग पड़ता है। तो अगर उसको पता है तो वहीं पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को बोलना शुरू कर दें कि भाई आपको अच्छे से पढ़ना है और कम से कम कोशिश करो तुम्हारे 70-75% नंबर आए ही आए। बच्चा अगर पढ़ाई में वीक है तो आप उसको कोई ईजी सब्जेक्ट लेके दे दो। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है लेकिन आप उसको लेके मेडिकल या नॉन मेडिकल दे रहे हो, फिर उनकी परसेंटेज बिल्कुल नीचे चली जाती है, 50-60% हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बच्चा पढ़ाई में वीक है तो आप उसको बिल्कुल ही सब्जेक्ट्स ऐसे ले दो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आप थोड़े से देख के सब्जेक्ट्स लो कि मैं 12वीं में अच्छे सब्जेक्ट्स से कर लूँ और जिससे मेरा जो है वीज़ा में मुझे बेनिफिट हो। और बच्चे को 7th 8th में ही आप इस तरह से गाइड करो ताकि बच्चे जो है अपनी पढ़ाई उस तरीके से ही करें और उतने नंबर ही लेके आए। बिल्कुल, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ +2 ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਆ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ ਵੈਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਕੋਰਸ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल उसको यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बच्चा, लड़की छोटी है 12वीं करके निकली है या ग्रेजुएशन भी की है तो भी लड़कियां छोटी एज की होती हैं, तो पहली प्रेफरेंस आप दे सकते हो कि आपके जहाँ रिश्तेदार रहते हैं आप उनके पास में ही भेजो, क्योंकि वहाँ पे अगर भेजोगे तो उनको थोड़ी सपोर्ट हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। तो प्रेफरेंस तो मेरी भी यही रहती है कि बच्चे को वहीं भेजा जाए जहाँ उसके कोई रिश्तेदार हों, घर वाले हों, ताकि बच्चे को कमाने में घर में जाते ही दिक्कत ना है। लेकिन अगर आपका बच्चे ने कुछ ऐसा कोर्स किया है, कोई उसने फूड से रिलेटेड कोर्स किया है, कोई उसने हेल्थ से रिलेटेड कोर्स किया है या फिर उसने आर्ट से रिलेटेड कोर्स किया है, लेकिन उसको जाना किसी ऐसी जगह पे, जैसे उसको मेन ब्रैम्पटन में जाना है और लेकिन उसके परसेंटेज कम है, मार्क्स कम है ना, 40-50% है, 60% है, लेकिन अगर वो वहाँ के लिए एलिजिबल ही नहीं है, फिर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अल्टीमेटली आपको रिफ्यूज़ल दिलाती है। बिल्कुल कोशिश करो कि कोर्स वो वाला लो जो आपको वीज़ा दिला दे, और वो कोर्स जो है अगर आपके पास के एरिया में अवेलेबल है ना, रिश्तेदार के पास, तो वहाँ पे भेजो। लेकिन अगर नहीं है तो 200-300 किलोमीटर दूर भेज सकते हैं। जिस भी कंसल्टेंट से आप जा रहे हो आप उनसे रेफरेंसेस मांग सकते हो कि हमारे आप कोई बच्चे दे दो जो गए हुए हैं, या फिर पंजाब तो इतना बड़ा है, कोई ना कोई रिश्तेदारी, कोई ना कोई जान पहचान निकल ਆਉਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ 100% ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਨਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਕਰੋ। Hi, my name is Jasprit Kaur. I belong to Mansa, Punjab. I am 2020 pass out. Today I got my visa approved within 1 month, even after being refused by 4 times. I got my stamped passport with the help of Visa Winner Consultants Chandigarh. I recommend you to please visit here first if you want to apply for any of the country. The staff is very cooperative and helpful in all of the ways. Thank you.
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਜੀਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 2020 ਚ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਆ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।